हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि मनोज एक पत्रकार होता है और वो मशहूर डॉक्टर और विख्यात बायोलॉजिस्ट रवि दीक्षित, जिनकी 20 साल पहले ही मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नी मालिनी से एक इंटरव्यू के लिए उनके घर जाता है। वहां पर मालिनी की बेटी सुषमा से मुलाकात होती है और सुषमा मनोज को अपने मम्मी पापा के बारे में बताती है। सुषमा की मां मालिनी रवि के कमरे में जाती हैं और ऐसा क्या देखती हैं कि डर के मारे चिल्ला उठती हैं। अब आगे सुषमा ने ठंडी आह भरकर आगे की कहानी बताना शुरू किया। मालिनी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि अमन एक बिस्तर से रस्सियों द्वारा बंधा हुआ था। उसका पेट नीचे की तरफ था और पीठ पर डॉक्टर रवि ड्रिल चला रहे थे। साथ में पल्लवी भी मौजूद थी। मालिनी ये भयावह दृश्य देखकर बहुत घबरा गई और चीख पड़ी, ओह माय गॉड। मालिनी की आवाज सुनकर पल्लवी और रवि का ध्यान उसकी तरफ चला गया। शांत हो जाओ मालिनी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। तुमने तुमने उसे मार दिया? अब जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ मालिनी, वो तुमको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अपना ये राज मैं तुमको बता सकता हूँ। रवि जी, मुझे लगता है कि इसको कुछ भी बताना ठीक नहीं रहेगा, हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी। रवि जी पल्लवी की तरफ देखते हुए बोले। यहाँ से बाहर जाओ। पल्लवी को दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद कमरे से बाहर चली गई। रवि दीक्षित मालिनी की तरफ मुड़ते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मालिनी की मेरी उम्र क्या होगी? पता नहीं, शायद 30 साल के आसपास होंगे। इतना सुनते ही रवि मुस्कुरा उठे और बोले, तो तुम्हें ये जानकर झटका लगने वाला है कि मेरी उम्र 150 साल है। क्या 150 साल? हो ही नहीं सकता। मैं अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई में बहुत तेज था। मुझे मानव शरीर की संरचना के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी थी। दिन दिन भर पढ़ता देखकर मेरे दोस्त मुझे पागल कहते थे। एक दिन मेरे पिता और माता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई। तब मैंने नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी। उस दिन मैं एक आंसू नहीं रोया, बल्कि मेरे अंदर एक बदलाव आया। एक उत्सुकता बढ़ी मानव शरीर को और ज्यादा जानने की, जिंदगी और मौत को जानने की। और तब मुझे पता चला इस प्रयोग के बारे में। कैसा प्रयोग? हम सब की रीढ़ की हड्डी में एक स्पाइनल फ्लूइड होता है। अगर हम एक ठंडे वातावरण में किसी अन्य व्यक्ति का ताजा स्पाइनल फ्लूइड अपने शरीर में एक निश्चित मात्रा में इंजेक्ट करें तो हम खुद को अमर बना सकते हैं, नश्वरता को काबू कर सकते हैं। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, इसकी भी है। शुरुआत में मैंने अस्पताल के मुर्दों से स्पाइनल फ्लूइड चोरी करना शुरू किया, वो भी ताजा मुर्दों से, क्योंकि मौत के 2 घंटे बाद स्पाइनल फ्लूइड बेकार हो जाता है। और ये प्रयोग मेरे ऊपर सफल भी रहा। जैसे अगर मैं धूप और गर्मी के संपर्क में कुछ देर रहूं तो त्वचा पर फफोले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और अगर ज्यादा देर तक रहूं तो शायद मर भी सकता हूं। पर यह मेरे जीवन में पहली बार था कि मैंने किसी जिंदा व्यक्ति को बांधकर उसका स्पाइनल फ्लूइड लिया हो। और ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, ताकि ये तुमको दोबारा परेशान ना करे। क्या सोच रही हो मालिनी? तुम मुझे कानून के हवाले कर सकती हो, लेकिन मुझे शक है कि धूप में बाहर निकलने पर मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं बचूंगा। मालिनी अब तक मंत्रमुग्ध होकर रवि दीक्षित की सारी बातें सुन रही थी। मैं समझती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब हम अमन की लाश का क्या करें? इसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसकी लाश का इंतजाम कर दूंगा। उस घटना के बाद सब सामान्य हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। यही वो समय था जब मालिनी को किसी बेकरी के स्टोर में नौकरी भी लग गई थी। वो सारे दिन काम करती और शाम को रवि के साथ अपने सारे अनुभवों को साझा करती। उनकी नजदीकियां दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। और एक दिन ऐसा भी आया जब रवि ने मालिनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उस दिन मालिनी एकदम हक्की बक्की रह गई जब उसने रवि के मुंह से सुना, मालिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो मैं समझ सकता हूँ मालिनी कि कितना मुश्किल है एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो सालों पुरानी जिंदा लाश से अधिक कुछ भी नहीं। बात यह है कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से जीव विज्ञान में नई नई खोजों और नई नई संभावनाओं की खोज में इस कदर रमा हुआ था कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए समय ही नहीं मिला। ऊपर से जब माता पिता की मृत्यु हुई तो मैं पूरी तरह से टूट गया था और मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। अब मैं नश्वर नहीं रहा, मैं एक चलता फिरता सांस लेता जिंदा प्रेत बनकर रह गया हूँ। तो अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करोगी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप कहते हैं कि आप जिंदा प्रेत हैं, लेकिन इस जिंदा प्रेत ने मेरा मन बहुत पहले ही मोह लिया था। जिस तरह से इतने दिनों तक आपने मुझसे बातें की, मुझे समझा
मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति कहीं भी मिल पाएगा। मैं भी आपसे शादी के लिए ही पूछना चाहती थी, लेकिन कभी समझ नहीं आया कि कैसे आपसे बात करूं इस बारे में। उसके बाद दोनों की शादी हो गई और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। ये कहानी सुनाते सुनाते सुषमा भी कहीं खो सी गई थी, लेकिन मनोज की एक आवाज से उसका ध्यान भंग हो गया। अगर आप इतना कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जाकर बता रही हैं तो एक बात और बता दीजिए, आखिर डॉक्टर रवि की मृत्यु हुई कैसे? आपको जितना जानना था आप जान चुके हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। प्लीज देखिए, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। मैंने कहा ना, अब आप जा सकते हैं। तो फिर ठीक है, डॉक्टर रवि का राज दुनिया के सामने आने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैंने टेप रिकॉर्डर बंद करने का सिर्फ नाटक किया था, बंद नहीं किया था। क्या? तुम पत्रकारों का तो भरोसा कभी करना ही नहीं चाहिए, पर क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो कि अगर मैं तुमको उनकी मौत के बारे में बता दूं तो डॉक्टर रवि का राज तुम दुनिया को नहीं बताओगे? इतना भरोसा रखिए मैडम। भरोसा करके ही तो पछता रही हूँ। आगे की कहानी बताती है। एक दिन मालिनी चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर रवि ने चेक किया और बोले, वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, हम जल्दी ही मम्मी पापा बनने वाले हैं। पल्लवी शादी से पहले गायब हो गई कि और काफी समय तक लौट कर नहीं आई थी। फिर दोनों लोगों ने एक और नौकर रख लिया जिसका नाम था राजू। अचानक से पल्लवी एक रात बेहद क्रोध में घर में घुस आई। तब मालिनी और रवि नीचे वाले बरामदे में ही बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि पल्लवी के हाथ में बंदूक है तो वे बेहद घबरा गए। रवि एकदम सकपका गए थे। पल्लवी, ये क्या पागलपन है? बंदूक लेकर क्या कर रही हो तुम यहाँ? पल्लवी तो जैसे पागल हो चुकी थी। वो चिल्ला उठी, तू चुप रह रवि दीक्षित, इतने दिन तक तेरा साथ दिया मैंने, ताजे मुर्दों का स्पाइनल फ्लूइड चुरा कर तेरी अनश्वरता अमरता को बनाए रखने में मदद की, और बदले में तूने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। शादी किसी और से कर ली, अब तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। मैं इस लड़की को मार दूंगी, तब तू फिर से अकेला हो जाएगा। इतना कहकर पल्लवी ने मालिनी की तरफ बंदूक तान दी। देखो, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं था पल्लवी, अब हमें और कोई समस्या नहीं चाहिए, बंदूक नीचे करो। लेकिन वो गोली मालिनी तक पहुंची ही नहीं। उससे पहले ही रवि ने उस गोली को अपने सीने पर झेल लिया। पल्लवी और मालिनी दोनों ही तुरंत रवि के पास दौड़ कर आए। रवि जमीन पर धराशायी अपनी बची खुची सांसें गिन रहे थे। ये क्या किया आपने? मैं अपनी जिंदगी बहुत जी चुका, बल्कि जितनी जीनी चाहिए थी उससे ज्यादा ही जी चुका हूँ, लेकिन भगवान ने मेरी उम्र शायद तुमको दे दी है। मालिनी की समझ में नहीं आया कि ये उन्होंने क्यों कहा, तो उन्होंने अपने आंसुओं को काबू में करके फिर पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, जिससे मेरे शरीर का अमरता और मेरे शरीर का श्राप दोनों तुम्हारे शरीर में जा चुके हैं। मैंने कुछ समय पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया था, उसकी रिपोर्ट से मुझे पता चला, सोचा था कि जल्द ही तुमको बता दूंगा। इतना कहते ही रवि ने अपने प्राण त्याग दिए। अब तक मालिनी को समझ में भी नहीं आया था कि वो क्या करे। तब तक क्रोधित पल्लवी ने फिर से बंदूक उठाकर मालिनी पर तान दी और चिल्लाकर बोली, तेरी वजह से मैंने अपना प्यार भी खोया, साथ ही अमर होने का इकलौता मौका भी खो दिया। जब मैं नश्वर रह गई तो तू भी अमर जीवन नहीं जिएगी। मालिनी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, अपने पेट में पल रहे बच्चे की दुहाई भी दी, लेकिन पल्लवी नहीं मानी। पर सही मौके पर राजू पीछे से फावड़ा लेकर आ गया और पल्लवी के सिर पर जोरदार ढंग से प्रहार किया। पल्लवी ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। फिर राजू उसकी लाश को सड़क किनारे छोड़ आया ताकि ये एक्सीडेंट लगे। सुषमा के इस भयानक विवरण के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मनोज को समझ में नहीं आया कि वो आखिर क्या बोले। तो क्या तुमने ये बात पुलिस से छिपाए रखी? पुलिस को ये बताती तो माँ पिताजी से जुड़ी हर एक बात बतानी पड़ती, जो कि। बकवास बंद करो, मुझे क्या तुमने बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि इतनी देर में मुझे पता नहीं चल गया होगा कि तुम सुषमा नहीं बल्कि डॉक्टर रवि की बीवी मालिनी दीक्षित हो, जिसे डॉक्टर से अमरता प्राप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से तुमने अपनी कहानी बताई उसी से मुझे शक हो रहा था कि तुम मालिनी हो, कि तुम आज तक गर्भवती हो। तुम्हें अमरता तो मिल गई, लेकिन किसी सुषमा का जन्म आज तक हुआ ही नहीं। इतने वर्षों से तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में ही है। मालिनी के चेहरे पर अपना राज खुलने की कोई चिंता दिखाई नहीं दी। वो तो उल्टा मुस्कुरा रही थी। बहुत हंसी आ रही है। अब जब दुनिया को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तब देखता हूँ। मनोज को अचानक बोलते बोलते चक्कर आने लगे। वो लड़खड़ाने लगा कि चाय में क्या क्या मिलाया था तूने? बेहोशी की दवा। थोड़ी ही देर में मनोज बेहोश हो गया। ठीक उसी वक्त नौकर राजू भी घर के अंदर आ गया। एक नया शिकार मेम साहब। इसको ऊपर वाले कमरे में ले जाओ।
वहीं मैं इसका स्पाइनल फ्लूइड निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट कर लूंगी। मेरे रवि ने मुझे अमरता का जो वरदान दिया है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। राजू मनोज के बेहोश शरीर को उठाकर ऊपर की तरफ ले गया, जहां आज भी डॉक्टर रवि का कमरा उसी तरह से बना हुआ था। मालिनी अपने फूले हुए पेट पर हाथ फेरती हुई बोली, सुषमा मेरी बच्ची, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मेरे साथ साथ तुम भी जियोगी, शायद इस दुनिया के अंत तक। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।